हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर पढ़ना हमको। वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वेक्टर में क्या पढ़ते हैं? तो जैसा आपने क्लास 10 तक स्केलर नंबर्स के साथ में देखा था, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड टू स्केलर नंबर्स, उसी प्रकार से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अनदर, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, ये 3 ऑपरेशन सीखना है। डिवीज़न ऑफ वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड। तो डिवीज़न अगर कहीं लिखा हो 2 वेक्टर का तो वो लिखना गलत है। तो 3 ही ऑपरेशन सीखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर्ड। तो इसकी 3 कैटेगरी बनाई। पहली तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस, वर्क, पावर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया कैसे? तो मैं आपको इसके पहले एक चीज़ बता दूं कि देखिए, ये वायर में 3 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर करंट आ रही है। तो इस जंक्शन से इधर कितनी करंट जाएगी आपसे पूछा। इन दोनों करंट का सम I1 प्लस I2 कितना जाएगा? तो आंसर आएगा 5 एम्पियर। यहाँ से 3 कूलम पर सेकेंड चार्ज जा रहा है, यहाँ से 2 कूलम पर सेकेंड चार्ज आ रहा है, तो इधर 5 कूलम पर सेकेंड चार्ज जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अगर मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर वाला जो है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होती वायर की, करंट की, तो भी इस वायर में 5 एम्पियर करंट ही जाती। मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू, निकालने का जो तरीका है वो अभी तक जो हम 10th क्लास तक सीखे थे कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होता है। सिंपल अलजेब्राइक एडिशन करना है। 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये अलजेब्राइक एडिशन का रूल फॉलो करता है करंट। तो करंट को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहा। अब करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो अगर कोई डेफिनेशन ऐसी बनाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट डायरेक्शन, तो वो गलत होगी, क्योंकि करंट के पास तो डायरेक्शन भी है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया, क्वांटिटीज which follow scalar rules of addition, that is rule of simple algebraic addition, rule of simple algebraic addition, मतलब 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होगा टाइप से। दीज आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि डिस्टेंस, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद करो कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। फिर वर्क, पावर, एनर्जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम, टेम्परेचर और करंट।
इसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो आप पहचान जाओगे। तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कैटेगरी नंबर 2, वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सेकंड कैटेगरी बनाई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की, और इसको डिफाइन किया क्वांटिटीज विच फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, विच फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। Further, they must have direction in addition to their magnitudes. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ध्यान रहे, they may have direction. For example, current. लेकिन वेक्टर में they must have direction, ये उसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो ये विच फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके एग्जाम्पल बताओ। तो पहला है करंट डेंसिटी, इसको अपन J से डिनोट करते हैं, और ये होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मान लीजिए किसी वायर से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, करंट I फ्लो हो रही है, तो इस क्रॉस सेक्शन पर J की डायरेक्शन वही होगी जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसका मैग्नीट्यूड होगा करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा स्पेशल है ये, इसलिए इसका नाम लिख रहा हूँ। दूसरा स्पेशल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है एरिया, कि कोई ये प्लेन ऑफ एरिया ऐसा शो किया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो एरिया भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा तो बहुत सारी जानते हो आप, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो बना देते हैं, तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, स्केलर नहीं रही। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आपने सबके नाम सुने हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इस तरह से ये सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। अब तीसरी कैटेगरी टेंसर। तो तीसरी कैटेगरी है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो ना ये स्केलर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, मतलब सिंपल अलजेब्रा रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ना ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन कौन से होते हैं? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अपन सब पढ़ेंगे, अभी एडिशन पढ़ेंगे तब। तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या हैं? विच नाइदर फॉलो रूल्स ऑफ स्केलर एडिशन नॉर वेक्टर एडिशन। इनके एडिशन के लिए सेपरेट रूल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अलग से रूल्स ऑफ एडिशन डिफाइन करे गए हैं। तो दे हैव सेपरेट रूल्स ऑफ एडिशन। अब
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करें तो देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट आपने लिया, या अगर आपने स्ट्रेस या स्ट्रेन या इलास्टिसिटी की बात करी है तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप उसको एलोंगेट करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसका बिहेवियर अलग होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग होगा। तो देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो जो अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी ना 7, उसमें से 6 तो स्केलर हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 तो स्केलर है और 7वीं ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला जिसकी यूनिट होती है, ये है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है कितनी? 7, उसमें से 6 कैसी हैं? स्केलर, और 7वीं कैसी है? टेंसर। वेक्टर कोई भी नहीं है उसमें, और वो 7वीं कौन सी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी चालू करने जा रहे हैं, तो भाई देखो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, जैसे कि वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ईस्टवर्ड या 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड, तो डायरेक्शन का नाम वहाँ दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ईस्टवर्ड नॉर्थवर्ड क्या होता है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपके 4 मेन डायरेक्शन हैं जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। आपके राइट हैंड साइड में अगर ईस्ट है तो नॉर्थ किधर होगा? आपके राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट डायरेक्शन है तो नॉर्थ किधर होगा? तो नॉर्थ किधर होगा बताओ? तो ऊपर नहीं होगा, सामने होगा, सामने। हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन है ये। न्यूज़, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, न्यूज़ है ना। तो देखिए इसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने डायरेक्शन बनाई। अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अपवर्ड क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन को बोलते हैं जेनिथ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को बोलते हैं नादिर। तो हिंदी में हम बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल। तो ऊपर की तरफ आकाश जेनिथ और पाताल यानी नीचे की तरफ नादिर। और ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन है। नॉर्थ सामने है, साउथ आपके पीछे है, ईस्ट आपके राइट साइड में है, और वेस्ट आपके लेफ्ट साइड में है। एक तो ये तरीका हो गया बात करने का। नॉर्थवर्ड बोला तो टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ, या इसको ड्यू नॉर्थ भी कहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं पर क्वेश्चन करते समय काम आएंगी। जिसको नहीं पता है उसको पता हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट का एंगल बाइसेक्टर ये 45 डिग्री होना ज़रूरी है। इसको कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। इसका रूल होता है कि पहले नॉर्थ या साउथ बोलना है, बाद में ईस्ट या वेस्ट बोलना है। तो सीता और राम का बच्चा सीताराम, तो नॉर्थ और ईस्ट का एंगल बाइसेक्टर इस डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट का एंगल बाइसेक्टर है।
तो इसके अपोजिट ये वाली डायरेक्शन जो होगी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ साउथ एंड वेस्ट, तो इसको पहले साउथ बोलना है, बाद में वेस्ट लिखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से 22.5 डिग्री पर मैंने एक डायरेक्शन बनाई, तो ये किसका एंगल बाइसेक्टर है? ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट। तो इस डायरेक्शन का नाम कैसे लिखूँगा? तो पहले नॉर्थ आना चाहिए, तो पहले नॉर्थ ईस्ट वाला लिखो और फिर ये वाला लिखो। उल्टा नहीं करना कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नहीं बोलना, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये डायरेक्शन हुई। तो बताओ ये वाली डायरेक्शन यहाँ से ये 22.5 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे? साउथ और साउथ वेस्ट का एंगल बाइसेक्टर है ये, तो साउथ साउथ वेस्ट, पहले साउथ लिया बाद में साउथ वेस्ट लिया, जिससे कि वेस्ट सबसे आखिरी में लिखें अपन। तो ऐसे बता देना। पर मान लीजिए कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर वाली डायरेक्शन नहीं है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, ईस्ट से ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको अपन लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल मेजर करोगे उसको बाद में लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। और अगर ऐसे बताएं हम कि साहब ये नॉर्थ से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होना चाहिए? तो इसका नाम हम ऐसे भी कह सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जिससे एंगल मेजर किया उसको बाद में लिखना है, जिस तरफ गए आप उसको पहले लिखना है। तो इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में आपको डायरेक्शन दी रहेगी। यहाँ तक भी बात क्लियर? अब एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो मान लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब एक बंदा 5 मीटर ईस्टवर्ड चला, तो वो यहाँ ओ से चलना शुरू किया और यहाँ ए पर पहुँच गया। किधर गया? ओ से ए की तरफ। कितना गया? 5 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका मतलब शिफ्टिंग, कितना शिफ्ट हुआ। और जब भी कभी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं अपन, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो उसके ऊपर एक वेक्टर बना देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो एरो आपने बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तो इसको अपन लिखते हैं ओ ए वेक्टर, मतलब ओ पर है टेल और ए पर है हेड, ऐसा वेक्टर है ये। और लैंग्वेज फॉर्म में अपन लिखेंगे 5 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है। दूसरा बंदा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चला, ओ से गया वो बी, कितना गया? 5 मीटर। तो ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको मैं अगर S1 कहता हूँ, तो ये दूसरे का S2 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओ से बी पहुँच गया, तो ओ से चला और बी पर पहुँचा। वेक्टर का जो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये ओ पर है, जिसको अपन टेल कहते हैं, और हेड या टिप कहाँ पर है? बी पर। तो ओ से बी शिफ्टिंग है, जिसको पहले लिखा वहाँ पर टेल, जिसको बाद में लिखा वहाँ पर हेड। अरे बी के ऊपर हेड है और ओ के ऊपर टेल है ना। तो ओ बी वेक्टर को लैंग्वेज फॉर्म में बताओ, तो ये है साहब 5 मीटर ड्यू वेस्ट। अब इसमें माइनस साइन कहीं भी नहीं आ रहा। इस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों केस में 5 मीटर है, जो कि लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने मनी मन ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए अज्यूम कर लिया था कि 1 सेंटीमीटर ऑन माय ग्राफ पेपर विल रिप्रेजेंट 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वेक्टर बनाना पड़ेगा मेरे को, तो वो 5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसकी 5 मीटर, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ एरो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। लेंथ ऑफ एरो तो पॉजिटिव ही आएगी। तो मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो 5 मीटर है। और डायरेक्शन बाद में आप बताइए,
ईस्टवर्ड अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहे हो तो वेस्टवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, वो एक अलग बात है। पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो 5 मीटर ही रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं? तो ऐसा एरो से करते हैं, बाय एन एरो, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट या टेल कहलाता है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट या हेड या टिप ऑफ द वेक्टर कहलाता है। तो ये अगर पॉइंट का नाम है ए और टर्मिनल पॉइंट का नाम है अगर बी, तो ये वेक्टर क्या है? ए बी। अब इसकी लेंथ कितनी बनाओगे? तो स्केल चूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, हमारी स्केल चूज़ की हमने 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वेक्टर बनाएंगे तो वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट को शो कर देगा। स्केल के हिसाब से बनाना लेंथ। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको अपन लिखेंगे इस तरीके से कि वेक्टर ए बी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये मॉड लगा दिया तो ये मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन की अब कोई बात नहीं होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 10 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, ठीक है ना। और ये जो भी डायरेक्शन हो वो अपन ने बता दी, ईस्ट से इतने एंगल पे नॉर्थवर्ड टाइप से। तो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का मतलब होगा इट विल बी लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो टू ए सुटेबल स्केल, जो भी आपने चूज़ करी। जैसे मान लो वेलोसिटी वेक्टर बताना है मुझे, तो वेलोसिटी और स्पीड में ये फ़र्क होता है कि स्पीड में सिर्फ अपन उसकी मैग्नीट्यूड बताते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी में अपन उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि आदमी जा किधर रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है, नॉर्थवर्ड जा रहा है। तो स्पीड के साथ साथ, स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ड्यू ईस्ट या ड्यू नॉर्थ, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर बताना है और मैंने स्केल चूज़ करी है कि 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो अगर मेरी वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे जो एरो बनाना पड़ेगा, एरो की लेंथ कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर मेरे ग्राफ पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा, तो मैं उसी हिसाब से स्केल चूज़ करूँगा। तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर अगर मान लेता हूँ, तो मुझे एरो की लेंथ 4 सेंटीमीटर बनानी पड़ेगी। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ एरो जो है वो उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो करेगा। और डायरेक्शन, तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई वेक्टर के, डायरेक्शन किधर होगी? तो वो एरो बता तो रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी फ्रॉम टेल टुवर्ड्स हेड, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये स्केल चूज करना बताया मैंने आपको। तो इस तरह से अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ग्राफ पेपर पर बनाना हो तो। कि मैं पहले गया वेस्टवर्ड 5 मीटर, फिर गया नॉर्थवर्ड 5 मीटर, तो बताओ मैं कहाँ पहुँच गया? तो ओ से गया बी और बी से गया सी, तो सी पे पहुँच गया। तो मैं कहाँ से चला था? ओ से। कहाँ पहुँचा? सी पे। तो बताओ मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आप बोलोगे ओ सी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा मैग्नीट्यूड में टोटल डिस्प्लेसमेंट?
तो अपन ने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, 5 से 5√2 मीटर हो जाएगा। डायरेक्शन तो ये 45 डिग्री है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के एंगल बाइसेक्टर की अलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये ग्राफ पेपर पे सारा खेल चल रहा है, तो ये ग्राफिकल मेथड की बात हम कर रहे हैं कि कैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल एक अलग तरीका होगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपने पास डिफाइंड हो जाएंगी, और वो अपन आई कैप, जे कैप, के कैप का सहारा लेकर लिखते हैं, उसको यूनिट वेक्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब हम एक वेक्टर को डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, ऐसे एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो सबसे पहले नंबर आएगा पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो पोजीशन स्पेसिफाई करे किसी पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच specifies position of a point with respect to a reference point. तो अनदर वर्ड्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज a vector whose tail coincides with the reference point and head with the point concerned। जैसे मान लीजिए ये हमारा XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है O, और ये 5 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। तो जो OP वेक्टर है ना, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। कि P की पोजीशन को डिफाइन करना है। P फॉर प्रदीप यहाँ खड़ा है, अपने फ्रेंड को वो बताना चाहता है जो कि ओरिजिन पर है कि वो कहाँ है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई 5 मीटर चल के आ जाओ एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसको मैंने क्या लिखा, 5 मीटर एट 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, ऐसे मेजर करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं मिल जाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये मैंने अपनी पोजीशन P की पोजीशन डिफाइन करी विथ रिस्पेक्ट टू O। इसी प्रकार से मान लो ये पॉइंट है A, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो इस स्पेशल ट्रायंगल में ये 4 मीटर हो जाएगा। तो A के रेफरेंस में, A के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन कैसे बताएंगे, तो A पे खड़े मेरे भाई आलोक को मैं प्रदीप बता रहा हूँ कि आलोक एक्स एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर इन्हें वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 मीटर चले आओ, तो मैं मिल जाऊँगा। तो ये AP वेक्टर क्या है, AP वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। और ये कितना है, ये है 4 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अपन ने जैसे डिफाइन किया ना पहले, इज ए वेक्टर विच स्पेसिफाइज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। इसको मैं एक और भाषा में, एक और लैंग्वेज में, एक अदर वे में हम डिफाइन कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर whose tail coincides
with reference point and head with the point concerned. ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें बताना पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसको जनरली आर से अपन डिनोट करते हैं। जैसे ओपी वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओ, तो इसको मैं बोलूँगा आर से डिनोट किया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसे लिखेंगे ओपी वेक्टर को। तो इसका मतलब है 5 मीटर एट 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो साहब इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। अब जिसका भी P का O के रिस्पेक्ट में है कि P का A के रिस्पेक्ट में है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। बेसिकली तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगाना है अपने को। तो ये अपन ने O के रिस्पेक्ट में पॉइंट P की पोजीशन को डिफाइन किया है। तो इसको अपन सिंपली ऐसा लिख देंगे वेक्टर हटा के, और इसका मतलब होगा 5 मीटर। इसका मतलब होगा लीनियर डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड द पॉइंट कंसर्न। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन होगी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट कंसर्न। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट कंसर्न। इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर को समझा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। जैसे वेलोसिटी को V से करते हैं, एक्सेलरेशन को A से करते हैं, फोर्स को कैपिटल F से करते हैं, वैसे पोजीशन वेक्टर को R से डिफाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताया था, ये शिफ्ट को शो करता है। जैसे कि मैं इधर ईस्ट है, तो इधर मैं 3 स्टेप्स चला, 1 2 एंड 3, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। मैग्नीट्यूड क्या है? 3 स्टेप्स। अब मान लीजिए एक स्टेप 1 फीट की है, तो 3 फीट मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 3 फीट और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन ने डिफाइन किया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज टेल कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन एंड हेड विद द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। पार्टिकल का मूव होना तो जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर whose tail coincides with initial position and head with final position of a moving particle.
इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा लीनियर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस या सिंपली डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। देखो 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बताना है। ये इनिशियल पोजीशन है और यहाँ ये फाइनल पोजीशन है। इनके बीच की डिस्टेंस पूछा आपसे, तो कैसे नापोगे? ऐसे 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 जाके थोड़ी नापोगे। आप एक टेप लोगे, उसका एक एंड यहाँ पकड़ोगे, एक एंड यहाँ पकड़ोगे, और तो लीनियर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस एक ही तो बात है। और उसकी डायरेक्शन क्या है? तो यहाँ से चल के यहाँ गया वो, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको अपन S और उसके ऊपर एक वेक्टर का सिंबल। अच्छा, वेक्टर का सिंबल जो बनाना है ना, उसका इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी ऐसा गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका यूँ बना दो। हाँ, ये तो खाली एक नोटेशन है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मत कर देना कि इसका भी डायरेक्शन घुमाना शुरू कर दो। ये खाली सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट को अगर मैं A कहूँ, इस पॉइंट को अगर मैं B कहूँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं कैसे लिखूँगा? AB वेक्टर, जिसका टेल कहाँ है? A पर, और हेड कहाँ है? B पर। तो A पर टेल दिख रहा है, B पर हेड दिख रहा है, तो AB वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज टेल कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन एंड हेड विद फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। अब अच्छा यही भूल जाता है, देखना आपको मैं कम से कम 3-4 बार याद दिलाऊंगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भूल गए क्या आगे चलकर पूरे मैकेनिक्स में। तो आपको लगेगा हाँ 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 सर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही तो होता है सर, कैसे गड़बड़ कर गए हम। तो ध्यान से समझ लो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, शिफ्टिंग। A से शिफ्ट होकर आदमी B पे पहुंच गया, चाहे किसी भी रास्ते गया हो वो, चाहे किसी भी रास्ते गया हो। आपको तो ये लीनियर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यही बताना है मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ऐसा एक सेमी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है? R, और ये डायमीटर है। ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, वो ऐसे जा रहा है, B पर पहुंचा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? वो होगा वेक्टर AB। कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2R के बराबर। जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो एक्चुअल पाथ लेंथ निकालेंगे अपन, तो वो आएगी पाई R। पाई कितना होता है? 3.14159, अप्रॉक्सीमेटली 3.14। कौन बड़ा? तो डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ये जो वेक्टर हमने बनाया AB वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। क्यों इक्वल टू कब होगा?
जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर ए से बी जाएगा तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अदरवाइज अगर वो किसी और पाथ से गया तो डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर है। अब मान लीजिए इसको टाइम लगा t, ए से बी पहुंचने में टाइम लगा t, चाहे वो इस रास्ते गया हो पर उसका टाइम तो t लग रहा है। तो मैं दो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब, स्पीड तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी की डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इस केस में और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में? पार्टिकल ऐसे गया है, यूँ ए से बी अलोंग कर्व पाथ गया है, तो मैं बोलूँगा कि एवरेज स्पीड हो जाएगी पाई आर अपॉन टाइम टी। मान लो यहाँ पर टाइम था t इक्वल टू 0 ए पर, और b पर जब वो पहुँचा तब टाइम था उसका t इक्वल टू टी, तो उसको t टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड तो हो गई पाई आर अपॉन टी। और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये हो जाएगा 2r अपॉन टी। इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो, उसका भी मैग्नीट्यूड ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 2r। तो बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? तो चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड d हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि एवरेज स्पीड is always greater than equal to magnitude of average velocity। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको समझ में आया, टाइम से डिवाइड किया तो डिस्टेंस से चल के बनेगी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनेगी वेलोसिटी। ऐसे अपन ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए इफ वी कंसीडर केस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दिल्ली टू पटना, ठीक है ना। आपका रोड डिस्टेंस है मान लीजिए 1000 किलोमीटर और एयर डिस्टेंस मान लीजिए है 500 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक बस जो है वो दिल्ली टू पटना जाने में लगाती है मान लीजिए 20 आवर्स, और एरोप्लेन टेक्स 2 आवर्स। दोनों दिल्ली से पटना पहुँचे। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ
बस एंड प्लेन, ऐसा हमने क्वेश्चन बनाया। तो हमको कितना आंसर चाहिए? बस के एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी और प्लेन का भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, 4 आंसर चाहिए। तो मैंने एक टेबल बनाई कि देखो भाई, ये तो है बस और ये है प्लेन। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और यहाँ निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मैग्नीट्यूड। तो बस के केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? तो रोड पे गई होगी वो, तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 आवर्स। तो सारा कुछ हम किलोमीटर पर आवर में आंसर कर रहे हैं, यह ध्यान रहे। तो ये कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी, तो बस भी दिल्ली से पटना जाके रुक गई, भले किसी भी रास्ते गई हो, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो एयर डिस्टेंस यानी लीनियर डिस्टेंस, ऐसा मान के चलो कि हवाई जहाज तो जो है स्ट्रेट पाथ पर हवा में उड़ता हुआ दिल्ली से पटना पहुंचने वाला है, ठीक है ना। तो दिल्ली से पटना के बीच की एयर डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बस का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ 500 किलोमीटर। पर टाइम कितना लगा? 20 आवर्स। तो कितना आंसर आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एरोप्लेन के केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? तो वो तो सीधा रास्ता गया अपना 500 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? ओनली 2 आवर। तो ये कितना आया? 250 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी, तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड पाया। 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम उतना ही लग रहा है 2 आवर। तो ये कितना हो गया? 250 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमने ये 4 आंसर बना दिए। तो किस प्रकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और उससे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करना है। तो एवरेज वेलोसिटी को अपन ऐसे लिखते हैं वेक्टर लगा के, ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। नोटेशन बता रहा हूँ। और ऐसा लिखें अपन तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होगा। एवरेज स्पीड अलग है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग है बस के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड हमेशा नहीं होगा जब तक कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ना जाए। पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। वो क्या होता है देखते हैं आगे अपन। अभी तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को थोड़ा समझा, वेलोसिटी पे थोड़ी देर में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर एक और क्वेश्चन। मान लीजिए कि इस सर्कल पर जिसका रेडियस r है, एक पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका कि डायमेंशन इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय इट वेरी स्मॉल हो, नेग्लिजिबली स्मॉल हो, तो उसको अपन पॉइंट साइज का शो करते हैं।
जैसे कि इंडिया का रोड मैप है, अब एक कार दिल्ली से बॉम्बे जा रही है और वो कहीं किसी स्टेशन पर बीच में रुकी है किसी ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए। तो अगर आपको रोड मैप पे वो कार शो करना है तो कितना बड़ा पॉइंट, कितना बड़ा आप कुछ बनाएंगे जिससे कि हम शो कर पाएँ कि ये कार है, कोई रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो बिल्कुल पॉइंट साइज़ का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सी डिस्टेंस में हम बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे शो कर रहे हैं पूरी रोड लेंथ, उसमें कार की लेंथ तो नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो उसको बिल्कुल पॉइंट साइज़ का बनाएंगे। तो इसका पार्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि उसका साइज़ बहुत छोटा हो। दूर से देखने पे एक तारा, स्टार, वो भी पॉइंट साइज़ का दिखता है, लेकिन वो यहाँ से देखने पर तो डिस्टेंस के कारण पार्टिकल जैसा ट्रीट हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पॉइंट साइज़ का थोड़ी है। तो ये ध्यान रखना। तो एक पार्टिकल यहाँ ए से चलकर यहाँ बी पर पहुँचा, इस सर्कुलर पाथ पे चला, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये सेंटर। अब आपको इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ये एंगल रोटेटेड है थीटा, तो आपको फाइंड करना है एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ए टू बी, एंड magnitude of displacement, magnitude of displacement। मतलब ए से बी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेक्टर लगाया, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा मॉड, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे इसको। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो सर्कुलर आर्क के अलॉन्ग हुआ, और आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू क्या होता है, तो हमने डिफाइन किया हुआ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना होगा, एंगल इनटू रेडियस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग सर्कुलर आर्क कितना हो जाएगा, थीटा इन रेडियन इंटू रेडियस आर। थीटा काय में है, रेडियन में। जैसे 90 डिग्री अगर होता तो अपन π/2 लिखते थीटा की जगह। अभी 60 डिग्री जैसा दिख रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, π/3 इंटू आर, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लोकेशंस। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब है ये जो साइड है इस ट्रायंगल की साइड ए बी। तो ट्रायंगल ए ओ बी को देखो, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ ऐसा परपेंडिकुलर, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक साइड आर आर बराबर है, ये एक साइड जो भी आएगी परपेंडिकुलर ये बराबर है, और 90-90 एंगल बराबर है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा और ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल अपना आ रहा है θ/2, तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम कुछ रख देता हूँ मैं सी। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये रेडियस हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में।
तो मैं क्या लिखूँगा कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी। ओ बी कितना है? आर। तो मैंने ट्रायंगल ओ सी बी को कंसिडर किया, ए ओ बी को तो अपन ने ऐसे हवा में कर दिया, तो ये ट्रायंगल सी ओ बी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास बी सी कितना आया? बी सी आया आर साइन थीटा बाई 2। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए बी। तो देखो ए सी और ए बी बराबर है, ए सी और सी बी बराबर है कॉन्ग्रुएंसी के कारण, इसलिए ए बी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ बी सी। तो मेरा आंसर कितना आया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? ट्वाइस ऑफ बी सी। बी सी बोले तो आर साइन थीटा बाई 2। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो आंसर कौन से हैं? दो। एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है थीटा बाई आर और वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन और बनाया। ए मैन ट्रेवल्स इन सच ए वे दैट आफ्टर ट्रेवलिंग एवरी 10 मीटर along a straight line he takes a left or a right turn। ये अंडरस्टूड है, वैसे तो मैं लिख देता हूँ थ्रू 90 डिग्री, लेफ्ट और राइट टर्न थ्रू 90 डिग्री। फाइंड टू व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्टार्ट इफ ही ट्रेवल्स ए टोटल ऑफ 70 मीटर डिस्टेंस। ज़्यादा से ज़्यादा दूर चले जाना है उसको स्टार्टिंग पॉइंट से, तो किस प्रकार से वो जाएगा ये आपको कल्पना करना है, और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जा सकता है इफ़ ही ट्रेवल्स ए टोटल ऑफ 70 मीटर डिस्टेंस। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्स और वाई एक्सिस। तो वो पहले चला 10 मीटर, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। अब या तो वो लेफ़्ट टर्न लेगा या वो राइट टर्न लेगा और 10 मीटर चलकर रुकेगा। तो दोनों ही केस में वो स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ही होगा, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं लेफ्टवर्ड अब 10 मीटर चला देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके पास दो ऑप्शन है 10 मीटर चलने के बाद, कि या तो वो राइट में जाए 10 मीटर या वो लेफ़्ट में आए 10 मीटर। अगर वो लेफ़्ट में आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट के नज़दीक पहुँच जाएगा। हम चाहते हैं कि दूर जाए, दूर, तो उसने क्या करा? राइट टर्न मारा, लेफ़्ट टर्न नहीं मारा। फिर उसके बाद या तो वो राइट टर्न मारेगा तो यहाँ पहुँचेगा, या लेफ़्ट टर्न मारेगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो उसने दूर जाना है इसलिए यहाँ लेफ़्ट टर्न मारा। अरे जैसे कि मान लो आप कोई ट्रैफिक सिग्नल को, रूल्स को ब्रेक करके और भाग रहे हैं, आपके पीछे जो है ना एक मोटरसाइकिल पर, आप भी मोटरसाइकिल पर और आपके पीछे भी मोटरसाइकिल पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला, और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप क्या कोशिश करोगे? कि पहली कोशिश ये रहेगी कि यार बच जाएं, भाग जाएं, नहीं तो अभी चालान बनेगा, गाड़ी जब्त हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। हालांकि ऐसा काम करना ही नहीं है अपने को, गैरकानूनी काम, पर मान लो कि ऐसा हो गया, तो आप कैसे भागोगे? इस तरीके से भागोगे कि आप यहाँ पर जो वो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे उससे दूर से दूर निकल जाओ तत्काल। भाई यूँ जाके वापस यूँ जाके यूँ आओगे क्या? ऐसे 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 सांप जैसे भागोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर आप पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से अपने को जाना है ऐसे। अब टोटल कितना चलना भाई?
70 मीटर, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, टोटल 70 मीटर चला। तो ये O तो है स्टार्टिंग पॉइंट और P है मान लो फाइनल पोजीशन। तो कितना डिस्टेंस है O और P के बीच में, ये मेज़र करके बता दो। तो एक ट्रायंगल इमेजिन करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसका नाम रखते हैं M, और O से P को मिला दो, जैसे भी मिल जाए मिला दो। तो 10, 20, 30, ये 30 मीटर हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10, 20, 30, 40, तो ये 40 मीटर हो जाएगा। OM, तो OP कितना हो गया 50 मीटर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो इससे OP 50 मीटर आ गया। 3, 4, 5 का ट्रायंगल है ना, 30, 40, 50 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से ये अपन ने आंसर बना दिया। अब अगर उसको लेफ़्ट राइट मुड़ने का प्रॉब्लम ना होता, कंस्ट्रेंट ना होता, बाधा कंडीशन ना होती, तो वो स्ट्रेट लाइन पर ही चलता, तो वो 70 मीटर दूर चला जाता। लेकिन उसको मुड़ना भी ज़रूरी है, हर 10 मीटर के बाद मुड़ना है, वो भी 90 डिग्री, या तो लेफ़्ट या राइट। तो उस तरीके से अगर वो मूव करेगा तो ये हमारा आंसर होगा कि मैक्सिमम वो 50 मीटर डिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक, तो आज के वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर को अपन यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ने के साथ ही स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट टर्न पर आपको मैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में आइडिया दूंगा। थैंक यू वेरी मच।